देखिए यहां पर सब लोग, ये जो ए से बी लेंथ है, ये ए से बी लेंथ यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म होता तो उसका वेट सेंटर पे होता, तो कुछ डिस्टेंस पर है, ठीक है। अब उसके पास दो स्ट्रिंग है जो उसको ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रहा है, तो टेंशन होगा, दो अलग अलग स्ट्रिंग है इसलिए टेंशन दो अलग अलग होंगे। अब इसका हम कंपोनेंट ले रहे हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, तो ये टेंशन का ये वर्टिकल कंपोनेंट, तो यहां पर ये एंगल कितना होगा, θ1 होगा, अल्टरनेट एंगल, तो ये T1 कितना होगा, और इस डायरेक्शन में क्या होगा, T1, ये तो आप जानते हैं। अब ये फोर्स रिजॉल्व हो गया, हुआ। सब लोग ध्यान से देखिए, अब बनाने की कोशिश मत कीजिए, जितना बनना था बन गया, अब यहां ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन फिर देंगे उसमें यही काम करना है। अब देखिए यहां पर, तो यहां पर आप वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे और हॉरिजॉन्टल लेंगे, तो ये θ2 है, तो ये एंगल θ2 होगा, और ये कितना होगा, T2 कॉस कितना, θ2 होगा, और एक इधर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा और वो क्या होगा, T2 sin θ2। वेरी गुड। अब देखिए यहां पर रिजॉल्व हुआ। अब यहां पर एक फोर्स ऊपर है, एक हॉरिजॉन्टल है, एक अपवर्ड है, एक हॉरिजॉन्टल है, तो हमको ये देखना है कि जनरल इक्विलिब्रियम क्या कहता है, ये बॉडी स्टेशनरी कब रहेगा, जब जनरल इक्विलिब्रियम में होगा। जनरल इक्विलिब्रियम क्या कहता है, जब ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम अचीव होगा और प्लस रोटेशनल इक्विलिब्रियम अचीव होगा। तो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम कब अचीव होगा, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस, नेट फोर्सेस किसी भी पॉइंट के अबाउट क्या होना चाहिए, किसी भी एक्सिस के अबाउट क्या होना चाहिए, जीरो, इन एनी एक्सिस होना चाहिए कि नहीं, अरे बोलो। और रोटेशनल मतलब टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट क्या होना चाहिए, नेट टॉर्क वो जीरो होना चाहिए। अब इसी को लेके चलना है। सिस्टम कोई बॉडी रेस्ट में है, रुका हुआ है, तो उस पर ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम भी अचीव हो रहा है और रोटेशनल भी। यदि मान लीजिए कि उस बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है लेकिन ट्रांसलेशन रोटेशनल इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, उस पोजीशन पे ही वो रोटेट करेगा। यदि मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क ज्यादा है क्लॉकवाइज टॉर्क से, तो एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा। यदि मान लीजिए क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क से ज्यादा है तो क्लॉकवाइज टर्न करेगा, और यदि दोनों टॉर्क बराबर है तो बॉडी स्टेशनरी में ये रोटेट नहीं करेगा, क्योंकि वो किसमें आ गया, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आ गया। अब यदि कोई बॉडी रेस्ट में है, इसका मतलब है कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो अचीव हो गया है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी अचीव हो गया है, तभी तो वो रेस्ट पे है। यदि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम अचीव होता तो वो कहीं आगे नहीं जाएगा। यदि रोटेशनल इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होता तो वो तो उसी पोजीशन पे रहता लेकिन वहीं रोटेट करते रहता। और यदि दोनों उसके पास अचीव नहीं होता तो ट्रांसलेट भी करता, रोटेट भी करता। जैसे हम पेन को ऐसा फेंके तो पेन ऐसे रोटेट करता हुआ ट्रांसलेट करेगा, तो ना वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, ना ही रोटेट भी कर रहा है, ट्रांसलेट भी कर रहा है। लेकिन यदि ये अपने एक्सिस पे ही ऐसे घूमता रह जाए, इसका मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम अचीव हो गया लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं हुआ है। और यदि वो ऐसे रुका हुआ है, इसका मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी है, रोटेशनल भी। ये चीज समझना है। अब हम लोग इसमें आते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग चले तो यहां पर आप सबसे पहले देखिए, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस किस एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं हम, एक्स एक्सिस के अबाउट, वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो एक आएगा कौन सा, T2 साइन θ2 माइनस T1 साइन θ1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ये नहीं होगा तो बॉडी डिस्प्लेस करेगा ना। तो इस केस के अनुसार T1 साइन θ1 इज इक्वल टू T2 साइन θ2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुआ। तो ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से एक इक्वेशन आ गया। अब हमारे पास एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम से आएगा, यानी कि टॉर्क अबाउट किसी भी पॉइंट के अबाउट ले सकते हैं, ए बी, इस पॉइंट को सी मान लेते हैं, किसके अबाउट निकाले बताइए आपने, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, ए बी या सी कोई भी ले सकते हैं। आपको लेने की इच्छा है बी के अबाउट तो बी के अबाउट भी ले सकते हैं, यदि सी के अबाउट लेना है सी के अबाउट ले सकते हैं, ए के अबाउट लेना है ए के अबाउट लेना है, बस सबका सारा टॉर्क लेकर के किसी भी एक पॉइंट के अबाउट उसको इक्वेट कर देना है किसके बराबर, जीरो के बराबर। तो आप किसके अबाउट लेना चाहेंगे, सी के अबाउट, बी के अबाउट, सी के अबाउट। चलिए सी के अबाउट लेते हैं। तो अबाउट सी, जब हम एक पॉइंट डिसाइड कर लिए तो अब इसके अनुसार चलेंगे। तो ये फोर्स देखिए, ये ऊपर लग रहा है कितना, टी कॉस थीटा, कितनी दूरी पर है सी से, डी डिस्टेंस पर है, और उनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 होगा। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए T1 cos θ1, ये तो फोर्स हो गया, इनटू डी,
और साइन कितना 90। ठीक है, ये किस डायरेक्शन में टॉर्क लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज टर्न कराएगा, होगा ना, देख रहे हैं, तो आर क्रॉस एफ लग रहा है तो क्लॉकवाइज टर्न कराएगा, इसीलिए ये इस डायरेक्शन में ले लेंगे प्लस। अब ये यहां पर तो इसी पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं, तो ये डब्ल्यू का तो कोई टॉर्क होगा ही नहीं, क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले रहे हैं उसी से पास कर रहा है, तो आर क्या हो गया इसमें, यदि ये फोर्स यहां पर है, ये फोर्स ऐसे बढ़ते 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 इस पोजीशन पे आ जाए तो क्या जीरो होगा, मेरा सवाल है कि T1 cos थीटा जो है वो ए पॉइंट पे एक्ट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, वो डिस्प्लेस होते 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 यदि सी पॉइंट पे आ जाए तो क्या जीरो होगा, डी जीरो होगा ना, वही कैसे, थीटा अलग चीज है, डी अलग, तो डी यदि जीरो हो गया तो इस एक्सप्रेशन में डी को जीरो कीजिए तो टॉर्क क्या होगा, जीरो। क्यों हुआ, क्योंकि जो आर है, आर क्रॉस एफ होता है, तो आर ही जीरो हो गया। क्यों जो जीरो हो गया, क्योंकि जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है वो उसके सेंटर पॉइंट, जिस पॉइंट के अबाउट हमको टॉर्क लेना है उसी से पास कर रहा है। ठीक है, अभी उसका लाइन ऑफ एक्शन यहां से पास कर रहा है, यहां से, और टॉर्क लेना है इसके अबाउट, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिए। मान लीजिए हमको सपोज यहां कोई पॉइंट होता है ई, अब ई पॉइंट है और उस पर फोर्स लगता, ये फोर्स ऐसे, सपोज एक वर्टिकल फोर्स ऐसे लगता, तो वो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये था और उसका इस सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस मान लीजिए एक्स होता, तो इस फोर्स का नाम एफ होता, तो इसके कारण टॉर्क जो लिखते वो क्या लिखते, एफ एक्स और क्या आता, साइन 90 आता, समझ गए। तो उस केस में आपको एफ एक्स वैल्यू मिलता टॉर्क का, और जैसे जैसे ये फोर्स शिफ्ट होता हुआ इधर आएगा तो एक्स जीरो होने लगेगा, एक्स घटते 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 क्या आ जाएगा, जीरो। इसलिए सी पॉइंट पर से कोई भी फोर्स गुजरेगा तो सी पॉइंट के अबाउट टॉर्क उसका क्या हो जाएगा। यदि हम मान लीजिए बी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालेंगे तो इस पॉइंट पर से ये F2 cos थीटा का के कारण टॉर्क बी पॉइंट पे क्या होगा, जीरो होगा। यदि हम ए पॉइंट पर निकालना चाहेंगे तो ए पॉइंट पर यही हमारा जिस एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यानी इस पॉइंट के अबाउट हम निकालना चाहते हैं कि रोटेट करेगा कि नहीं, तो इस पॉइंट के अबाउट निकालेंगे तो T1 cos थीटा 1, क्योंकि उसी पॉइंट से उसका लाइन ऑफ एक्शन गुजर रहा है, इसलिए उसके कारण टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ पा रहे हैं इस बात को। तो हमको टॉर्क निकालने के लिए किसी भी पॉइंट को पहले डिफाइन करना पड़ेगा और उस पॉइंट के अबाउट या उस पॉइंट से पास करने वाला लाइन ऑफ एक्शन फोर्स का है या नहीं देखना पड़ेगा, और यदि उस पॉइंट से पास कर रहा है तो उस फोर्स के कारण टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब यहां आइए, तो इसमें हम लोग चल रहे हैं, इसके कारण तो वर्क, इसके कारण तो फोर्स टॉर्क जीरो होगा, यानी कि टॉर्क अबाउट किसके कारण, वेट डब्ल्यू के कारण क्या मिलेगा, जीरो प्लस। अब यहां से आते हैं तो ये कितना है, T2 cos थीटा 2, और ये डिस्टेंस यानी बी से सी का डिस्टेंस कितना है, L माइनस डी साइन 90। अब ये किधर टर्न करेगा, बोलिए, और ये सारे टॉर्क का समेशन क्या होना चाहिए, जीरो। एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, क्लॉकवाइज को क्या मानते हैं, नेगेटिव, तो क्लॉकवाइज वाला जो नेगेटिव माने हैं वो उधर आएगा जीरो के, तो प्लस हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, क्या हम लिख सकते हैं T2 cos, या फिर इसको ऐसे कर लीजिए, T1 cos थीटा 1 इंटू डी इज इक्वल टू T2 cos थीटा 2 L माइनस डी। ऐसा लिख सकते हैं, क्या ये लिखना सही है, बोलिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कह सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2 किस तरह से आया, कहां से आया, जब हम सारे फोर्सेस करंट टॉर्क जो प्रोड्यूस हो रहा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट जीरो किए। क्यों किए, क्योंकि सिस्टम किस में है, जनरल इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि ना ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नन जीरो हो रहा है और ना ही रोटेशनल इक्विलिब्रियम नन जीरो हो रहा है, दोनों ही जीरो हैं, तभी तो बॉडी रेस्ट पे रहेगा। समझ गए। तो अब इसके अनुसार इक्वल, अब इक्वेशन नंबर 2, अब हम क्या करते हैं कि 1 डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, हमको मिलेगा T1 साइन थीटा 1
डिवीजन में T1 cos थीटा 1 इंटू डी बराबर, यहां मिलेगा T2 साइन थीटा 2, डिवीजन में यहां T2 cos थीटा 2 L माइनस डी, ऐसा मिल सकता है। अब यहां से T1 कैंसिल आउट हुआ, T2 चला गया। अब ये क्या रिजल्ट है, ये हम लिख सकते हैं tan थीटा 1 बाई डी, और यहां क्या लिख सकते हैं tan थीटा 2 बाई L माइनस डी। इसको इधर लाते हैं तो L माइनस डी अपॉन डी इज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा 2 बाई tan थीटा 1। अब यहां से L बाई डी माइनस 1 इज इक्वल टू tan थीटा 2 बाई tan थीटा 1, ये इधर जाएगा तो L बाई डी इज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 डिवीजन में tan थीटा 1। तो अब आ जाइए d इज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा 1 बाई tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2, और ये ऊपर चला जाएगा और बाई L होगा तो इनटू। समझ पाए क्या, ये आंसर आ रहा है, कुछ बातें समझ में आई? हाँ बोलो, यदि समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन ये करिए, 42 नंबर करिए, इसको लिख लीजिए, डाउट कहीं पर है तो सॉल्व करने में समझ लीजिए क्या हुआ इसमें। बॉडी रेस्ट पर है, इसका मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी होगा और रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी होगा। क्या हुआ, रिकॉर्ड हुआ लेकिन वॉइस ही नहीं हो पाया, बहुत अफसोस हुआ। अब वॉइस का नहीं, इतना मेहनत होता है उसके पीछे, फिर वॉइस ही नहीं रहता था। आइए तो यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर नॉर्मल मिला, यहां पर नॉर्मल मिला, तो सारे फोर्सेस का समेशन वाई एक्सिस में क्या होगा, जीरो। यदि जीरो नहीं होता तो किसी डायरेक्शन में होता, यदि जीरो नहीं होता तो कुछ होता, पॉजिटिव होता या नेगेटिव होता। पॉजिटिव होता तो ये रॉड जो है ऊपर चला जाता, नेगेटिव होता तो रॉड नीचे चला जाता। ये रॉड एक जगह स्टेशनरी है, इसका मतलब है कि सारे फोर्सेस वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या है, जीरो है। ठीक है, इसी से ये क्वेश्चन आया। अब देखिए, अब ये रोटेट भी नहीं कर रहा, यानी किसी भी पॉइंट के अबाउट कोई भी पॉइंट ले लीजिए, डी ले लीजिए, इस पॉइंट को ओ मान लेते हैं, सपोज ओ मान लेते हैं, डी ओ, यहां इस पॉइंट का आप ई मान लीजिए, इस पॉइंट को ई मान लीजिए, या सी पॉइंट हो, कोई भी पॉइंट हो, किसी भी पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क लेंगे तो सारे फोर्सेस के कारण जो टॉर्क होगा उस पॉइंट के अबाउट, उसका समेशन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो हम लेते हैं किसके अबाउट, ओ पॉइंट के अबाउट। ओ के अबाउट इसलिए लेते हैं कि सेंटर पॉइंट है, इधर से भी सिमेट्री उधर से भी सिमेट्री, ले किसी भी पॉइंट के आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो समेशन ऑफ ऑल टॉर्क, टॉर्क कैसे डिनोट होता है, टाउ, टाउ समझते हैं, ओ, ये क्या होना चाहिए, जीरो। तो कैसे, तो देखिए एक नॉर्मल N1 लगा तो N1 सेंटर से कितने दूरी पर है, 50 माइनस कितना 10, यानी 40 सेंटीमीटर पे है। तो N1 इंटू 40 सेंटीमीटर हो गया ना, तो 40 सेंटीमीटर, और उनके बीच का एंगल तो 90 ही है। और ये डायरेक्शन किधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, अरे बोलो, फिर बात कर रहा है। प्लस अब आ जाइए, इसका काम हो गया, अब इस वेट के लिए देखिए, तो वेट का क्या है 60, और उनके बीच का गैप क्या होगा 20 होगा, अरे बोलो 20 होगा। और डायरेक्शन कैसे होगा, प्लस, इसके कारण खुद के कारण जीरो होगा। अब इधर आ जाइए, ये किधर होगा, ये हो जाएगा क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज N2, और N2 कितना 40, 40 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, जीरो होना चाहिए ना। तो आप पढ़े हैं, 10th क्लास पास करके आए हैं आप लोग,
10 क्लास में हमारे पास 2 अननोन होता था और 2 इक्वेशन होते थे, और हम बहुत धूमधाम से निकालते थे दोनों अननोन को। तो बस आज वो पल आ चुका है आपके जीवन में। एक इक्वेशन में कितना अननोन है इसमें, फर्स्ट में, और उसमें कितना अननोन नजर आ रहा है, 2 अननोन 2 इक्वेशन। क्या ये नाइंसाफी है? तो बनाइए। तो इसके बाद यहां एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, और ये कौन सा डायरेक्शन होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज का डायरेक्शन होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज जितने भी टर्म है सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, सबको इधर ले आएंगे। तो n1 इंटू 40 इंटू 10⁻⁻2 कर देते हैं, इज इक्वल टू, यहां पर क्या करते हैं, 60 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻2, और प्लस ये क्या होगा, n2 इंटू 40 इंटू 10⁻⁻2। तो लिखने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट ऐसे ही हो जाएगा। तो n1 इंटू 40 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1200, और प्लस n2 इंटू 40। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। n1 बराबर कितना होगा, n1 बराबर 100 माइनस n2 होगा। तो n1 की जगह पुट कर देते हैं, 100 माइनस n2 इंटू 40, और माइनस 40 n2 इज इक्वल टू क्या होगा, 1200 होगा। तो ये आ गया कितना, 40, यानी कि 4000 माइनस 40 n2 माइनस 40। एक मिनट, कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, n1 की जगह पर हम क्या पुट किए, 100 माइनस n2, 100 माइनस n2 इंटू 40, और इधर से क्या आया 40 n2, तो माइनस, कहां मिस्टेक हो रहा है बताइए, बोलो कहां मिस्टेक हो रहा है। अच्छा अच्छा, n2 बराबर 1200, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4000 माइनस 1200 इज इक्वल टू 80 n2। तो ये कितना आएगा, 3000 और 2800 डिवाइड बाई 80 इज इक्वल टू n2। ये कैंसिल आउट हुआ, 280 डिवाइड बाई 8, ये 2 टाइम्स में ये 70, तो n2, तो n2 बराबर कितना आ गया, 35 न्यूटन। इसलिए n1 कितना होगा, 65 न्यूटन। इसमें कॉमन एक अच्छी बात क्या है समझने वाली, कि देखिए ध्यान से, n1 किधर है, इस तरफ। तो नॉर्मल रिएक्शन उस साइड का ज्यादा होना चाहिए जिस साइड में वेट है, ठीक है। तो ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर रिकस का तो सेल्फ वेट है ये, तो इससे लेफ्ट साइड में वेट ज्यादा है, इससे लेफ्ट साइड में वेट ज्यादा है, तो रिएक्शन भी उधर ज्यादा मिलना चाहिए। इसीलिए n1 का वैल्यू हमेशा n2 से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। मान लीजिए ये वेट इस ओ पॉइंट से इधर होता है, तो n2 का नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वो n1 से ज्यादा होता है। समझ गए, चलिए। दिए, चलिए नेक्स्ट पेज पर, नए पेज पे हेडिंग दीजिएगा, और इसके बीच क्वेश्चन और कराएंगे, ठीक है। डायनेमिक्स में आते हैं हम लोग, यहां से मामला थोड़ा सीरियस होगा। डायनेमिक्स मतलब फोर्स का एंगेजमेंट हो गया, फोर्स का एंगेजमेंट मतलब टॉर्क डेवलप करेगा, और टॉर्क की कहानी को समझना पड़ेगा, ठीक है। समझिए, डायग्राम सिंपल लेके चलते हैं कुछ इस तरह का, फिर आगे बैठाएंगे, फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन। सर आगे बैठा या पीछे, मेरे पेट में हम बोल के तो रहेंगे। एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन आप इसको ले सकते हैं वाई एक्सिस। अभी देखना है आराम से, लिखिए नहीं, अभी कुछ नहीं लिखिए,
सिर्फ देखिए यहां पर एक्सिस ऑफ रोटेशन तो जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा। क्या आप मान सकते हैं जेड एक्सिस के अलॉन्ग? आप कैसे देख रहे हैं? आप इस तरह से थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री में है, ये एक्स है, वाई है और ये जेड है, आप इसके अलॉन्ग देख रहे हैं। तो जेड एक्सिस के अलॉन्ग देखेंगे तो आपको कौन सा प्लेन दिखेगा? एक्स वाई प्लेन दिखेगा। और जेड एक्सिस कैसा दिखेगा? एक पॉइंट की तरह दिखेगा। ये पॉइंट की तरह हो गया। अब इसमें समझना यह है कि हम कोई भी पार्टिकल की बात करते हैं, मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा रिजिड बॉडी है, उसका कोई एक पार्टिकल यहां ले रहे हैं, ठीक, एक बहुत बड़ा रिजिड बॉडी है, उसका एक पार्टिकल हम यहां ले रहे हैं। अब ये पार्टिकल जो है, इस पार्टिकल का जो पोजीशन है, दैट पोजीशन इज पी। और ये कैसे मिलेगा हमें? यहां से। तो यहां पर जो एंगल सस्टेन हुआ, दैट एंगल इज थीटा। और वो पार्टिकल पी पॉइंट से, क्योंकि वो सर्कुलर आर्क बनाएगा ना, ठीक है, तो पी पॉइंट से इस पी डैश पॉइंट पर चला गया। ठीक, कितने टाइम में? तो यहां टी बराबर T1 बराबर टी था और यहां T2 बराबर टी प्लस डी टी हो गया। यानी P से P डैश जाने में कितना समय लगा उसको? बताइए कितना टाइम लगा? बोलिए। ये एंगल को हम डी थीटा बोल सकते हैं। और P से P डैश जाने में टाइम इतना नहीं समझ में आ रहा है। टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू डिस्प्लेस, फिर P टू P डैश विल बी क्या होगा? T प्लस डी टी माइनस टी, खच खच dt। यानी कि dt टाइम इंटरवल में पार्टिकल p पॉइंट से p डैश पे चला गया। अभी स्लो है, फिर फास्ट हो जाएंगे। तो p से p डैश गया, टाइम कितना लगा? dt। एंगल सस्टेन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ p से p जाने में? d थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब हम बात करें, मान लीजिए कि उस पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में हम एक डायरेक्शन ले, तो हम क्या ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं? ये टेंजेंशियल डायरेक्शन है और इसको हम क्या डी एस कैप ले सकते हैं? when the particle displace from P to P dash, then corresponding to change in position, we get a small elemental angular displacement called d theta। ठीक है, and linear displacement ds, लीनियर डिस्प्लेसमेंट ds, थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, ds। एंड ds कैप क्या है? इज एन यूनिट वेक्टर टेकन in the direction of ds वेक्टर। कुछ समझ पा रहे हैं? तो ds वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं?
तो ds कैन बी रिटन एज ds इंटू ds कैप, लिख सकते हैं ऐसा क्या? ये एंगल ds हुआ और ये जो रेडियस है सर्कुलर आर्क का उसको स्मॉल आर मान सकते हैं, मान सकते हैं ना? तो क्या इसको आगे एक्सटेंड करेंगे ऐसे, तो ये क्या आर कैप हो सकता है, और इसको हम आर कैप यहां आर वेक्टर ले सकते हैं, ले सकते हैं ना, जिसको हम लोग आर परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। समझ गए? सिचुएशन समझ में आ रहा है कुछ? अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, इतना बात लिख दिए, उसका सबसे इंपॉर्टेंट और समरी बात है, तो क्या हम लिख सकते हैं डी एस इज इक्वल टू आर डी थीटा, लिख सकते हैं? अरे बोलो, लिख सकते हैं? अब बॉडी पर एक चीज दिखाना पड़ेगा हमें कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगा। मान लीजिए यहां लगा, ये एफ अमाउंट का फोर्स लगा, जो कि इसके साथ अल्फा, इसके साथ फाई, फाई समझते हैं? फाई, फाई भी एक सिंबल है एंगल का, ठीक है? तो फाई कह सकते हैं, फोर्स जो लग रहा है वो फाई बना रहा है एंगल किसके साथ? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ। और पोजीशन वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है? हा? अरे पोजीशन वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है? अरे ये है ना अल्फा, अल्फा नहीं बना रहा है? एक मोमेंट ऑफ टाइम टी पर पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर क्या है? उसके साथ जो एंगल बन रहा है वो अल्फा है। और उसी मोमेंट ऑफ टाइम पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन जो है वो कितना एंगल बना रहा है उस फोर्स से? फाई बन रहा है। तो छोटा सा एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट कहां से? पी से पी डैश के लिए हमें क्या निकालना होगा? हमें क्या निकालना चाहिए? हमें निकालना चाहिए नाउ फॉर वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा फॉर पोजीशन। अरे कहां से कहां अविनाश? अविनाश कैसा महसूस कर रहे हो? बोलिए। तो बातें क्यों कर रहे हो? बातें नहीं करनी है, ध्यान से समझिए, नहीं तो हम फास्ट निकल जाएंगे। फास्ट निकलेंगे तो उसके बाद देखिए फिर क्या होगा, फिर जो समझ में आना था वो भी नहीं आएगा। तो ये पी से पी डैश हुआ। अब इसमें हम लोग बात करेंगे स्मॉल एलिमेंटल वर्क डन। वर्क डन, अब वर्क डन की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बॉडी पर फोर्स लगा है, टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है, जिस कारण से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है। पी पॉइंट कहां डिस्प्लेस होकर चला गया? पी डैश पर। और टॉर्क की खासियत क्या है कि जो वर्क है, वर्क जैसे जैसे बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा वर्क चेंज करेगा, वर्क कांस्टेंट नहीं रहता। इसीलिए हमको यहाँ पर इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ा, मतलब इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा, या हमको छोटा सा एलिमेंटल पार्टिकल मतलब एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ा। क्यों? जब चीजें कांस्टेंट नहीं होती हैं तो हम उसमें एलिमेंटल लेंथ या एलिमेंटल टाइम इंटरवल लेते हैं, सो दैट कि हम उसको उस टाइम इंटरवल के लिए एक वैल्यू दे सके। और जब उसको इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे के पूरे वैल्यू के लिए निकलेगा। समझ गए? तो छोटा सा स्मॉल एलिमेंटल वर्क डन टू टू डिस्प्लेस, कहां से कहां? डिस्प्लेस द पार्टिकल, कहां से कहां? पार्टिकल फ्रॉम पी टू पी डैश। बोलिए तो कितना वर्क होगा? डी डब्ल्यू, पूरा दुनिया जानता है कि डी डब्ल्यू बराबर क्या होगा? वर्क डन बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू, सब जानते हैं, कोई है ऐसा कि जो नहीं जानता है? एफ इंटू एस आप जानते हैं ना, लेकिन छोटा सा यहां वर्क है तो डिस्प्लेसमेंट भी छोटा होगा। अरे हाँ, तो यहां डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा? एफ डी एस, और यहां पर क्या आ जाएगा? एफ डी एस कॉस कितना?
एफ डी एस कॉस अल्फा या फाई होगा? कुछ बोल रहे हैं अल्फा होगा। हाँ, तो हमें एफ कॉस फाई तो यहां आएगा, और यदि एफ साइन अल्फा करेंगे तो यही आएगा। क्यों? क्योंकि आर कैप और डीएस वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। आपको ये पता है क्यों 90 डिग्री होगा? क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर होगा। तो वेलोसिटी वेक्टर हमेशा रेडियस वेक्टर के या पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर मिलेगा। मान लीजिए कि इस सर्कुलर आर्क पर पार्टिकल इस पोजीशन पे आया, तो यहां से पोजीशन वेक्टर मिलेगा आगे की तरफ, और यहां से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिलेगा। यानी हर पॉइंट पर पार्टिकल के आपको टेंजेंशियल वेलोसिटी और उसका पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री मिलेगा। तो यहां हम लिख सकते हैं कि सिंस अल्फा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए हम ये लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज कॉस फाई इज इक्वल टू साइन अल्फा, ऐसा लिखा जा सकता है। यानी जहां कॉस फाई लिखा हो वहां साइन अल्फा हम लिख सकते हैं इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो हम आगे बढ़े तो लिख सकते हैं डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एस, फाई की जगह पर साइन अल्फा लिख सकते हैं, और आपको पता है कि डीएस का वैल्यू कितना है, तो एफ आर डी थीटा इंटू कितना, साइन अल्फा। अब यदि हम कुछ ऐसा कर जाएं जिससे लोग हम पे गर्व करें तो हम ये कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। मेरी बातों पे मत जाइएगा, उस बढ़ा चढ़ा के बोलने वाला बात है वो। आप इसको यहां कर लिए तो क्या गर्व करेगा कोई? कर सकते हैं, ठीक। तो यहां डी डब्ल्यू हुआ। अब आप पूरी दुनिया जानती है, आप यहां पर जो है ना ये वाला स्लम एरिया, उसमें से किसी को उठा के बच्चा को ले आइए, वो बता देगा कि इसको क्या कहेंगे, ये क्या है। क्या हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, कोई रोक सकता है हमें ऐसे लिखने से? आ? लेकिन एक थोड़ी सी दिक्कत है, यहां ये लगाना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्शन हम रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। कर सकते हैं ऐसा? बोलिए। और इसकी जगह, अब ये तो डी थीटा है, तो इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, टाउ इनटू, तो डी डब्ल्यू क्या हुआ, स्मॉल एलिमेंटल वर्क डन ऑन द, इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे स्मॉल एलिमेंटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क, टू रोटेट द बॉडी। इंजीनियरिंग में हम लोग कहते हैं रोटेट द मेंबर। हम लोग इंजीनियरिंग में काइनेमेटिक लिंक्स को या एलिमेंटल पार्टिकल एलिमेंट को हम लोग मेंबर बोलते हैं, ठीक है। तो रोटेट द मेंबर, लेकिन यहां पर आप बॉडी बोल सकते हैं या फिर आप सिस्टम बोल सकते हैं, ठीक है। तो टॉर्क टू रोटेट द बॉडी बाय स्मॉल एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट, कितना, डी थीटा। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 11th के साथ भी और 11th के आएगा ही आएगा। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डी थीटा। समझ पाए? ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ डाला, ये सब तो आता ही है आप लोग को। समझ गए इस बात को? अरे ये क्या है, डी डब्ल्यू मतलब स्मॉल एलिमेंटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल, क्योंकि फोर्स लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स, जिस कारण से बॉडी के पास रोटेशन आएगा, तो वो एक्सटर्नल फोर्स रोटेट करा सकेगा, तो वो टॉर्क डेवलप कर देगा।
अब एक्सटर्नल फोर्स के कारण टॉर्क आया और वो टॉर्क के कारण बॉडी छोटा सा एलिमेंटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टर्न कर गया, मतलब बॉडी अपने आराम से रोटेट कर रहा है, लेकिन हमको कहां से काउंट करना है, ऐसे है हल्का सा बस ये टर्न, तो ये ऐसे जो हल्का टर्न किया उस टर्न के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, टॉर्क लगा तो, और उसके करस्पॉन्डिंग वर्क हुआ होगा। तो हम लोग तो सिंपल ट्रांसलेशन मोशन में वर्क कैसे निकालते हैं, बॉडी का काइनेटिक एनर्जी के अकॉर्डिंग या उसके पोटेंशियल एनर्जी के अकॉर्डिंग। और स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यदि बॉडी पे लगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसका मतलब है कि बॉडी पर वर्क किया गया। यदि वो फोर्स एक्सटर्नल है तो एक्सटर्नल वर्क होगा, और यदि बॉडी ने खुद डेवलप किया है तो इंटरनल वर्क होगा। लेकिन इन जनरल हम लोग मैकेनिक्स में किसकी बात करते हैं, एक्सटर्नल वर्क की बात करते हैं। तो यदि किसी बॉडी पर फोर्स लगाया और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो गया, बस एक चीज का ध्यान रखना है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे नहीं हो। बॉडी पे फोर्स लग रहा है पॉजिटिव एक्स में और बॉडी डिस्प्लेस हो रहा है पॉजिटिव वाई में, तो उस फोर्स के कारण बॉडी में डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा। इसका मतलब है कि पॉजिटिव वाई में कोई फोर्स रहा होगा या बॉडी पॉजिटिव वाई में कांस्टेंट स्पीड से जा रहा होगा। समझ पाए? तो उस केस की बात हम नहीं कर रहे हैं। अब हम आते हैं टॉर्क में। तो हम तो स्ट्रेट लाइन मोशन में तो डायरेक्ट देख लिए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब जब हम बात करेंगे रोटेशन का, तो रोटेशन में क्या होगा कि रोटेशन में फोर्स का जगह कौन लेगा, टॉर्क लेगा। तो जो भी रोल प्ले कर रहा था ट्रांसलेशन मोशन में फोर्स, वही रोल प्ले करेगा रोटेशनल मोशन में टॉर्क। अच्छा, वहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या था, लीनियर, जो कि ट्रांसलेशन मोशन था, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट था। यहां पर चूंकि रोटेशन है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो वहां पर क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां क्या होगा, टॉर्क इनटू थीटा। चूंकि थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, उसी का प्रोडक्ट जो होगा वो हमारा क्या बनेगा, स्मॉल एलिमेंटल वर्क होगा। और यदि हम पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए कि 360 डिग्री पे ले ले, तो पूरा एक कंप्लीट रोटेशन करने में बॉडी पे लगने वाला फोर्स के कारण जो टॉर्क हुआ, वो कितना वर्क किया वो हम निकाल सकते हैं। समझ पाए? पहले यहां तक राइट डाउन कर लीजिए अच्छे से। आप लोगों में एसी से चलेगा, गर्मी लग रहा है? अभी तक इतना दिन हो गया, गर्मी नहीं लग रहा है आप लोग को? ऑन कर दो, ठीक। देखिए यहाँ पर डी डब्ल्यू फॉर एन नंबर ऑफ टॉर्क के लिए क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉ1 प्लस टॉ2 प्लस टॉ3 प्लस डॉट डॉट प्लस टाउ एन। इतने सारे फोर्सेस के कारण टॉर्क होगा और उनका वैल्यू लिख सकते हैं। या फिर डी डब्ल्यू बराबर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, समीशन ऑफ टाउ आई इंटू डी थीटा, आई इज इक्वल टू 1 टू आई इज इक्वल टू एन, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब समझना यह है कि जब बॉडी पर टॉर्क लगा तो वर्क डन हुआ, वो वर्क डन के कारण बॉडी के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ और इस तरह से बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी आएगा। तो यहां से हम लोग सबसे पहले निकालेंगे रेट ऑफ वर्क डन, जिसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ वर्क डन, और इसी को क्या बोलते हैं, नोन एज पावर बोलते हैं, पावर। तो पावर क्या होगा, डी डब्ल्यू बाई डी टी होगा ऐसा। तो डी डब्ल्यू बाई डी टी, डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू यहां पर टाउ डी थीटा है, डी अपॉन डी टी। अब यहां पर टाउ तो एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, डी थीटा अपॉन डी टी, और ये क्या होता है,
ओमेगा होगा, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम में क्या मिलेगा आपको, ओमेगा मिलेगा। और यही पावर है P बराबर टाउ ओमेगा, और यही किससे आया है, dw/dt से आया है। ठीक है, तो ये वैल्यू जो आया इसकी जगह पर ये पूरा का पूरा जो वैल्यू है यानी कि वर्क डन पर यूनिट, एंड दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन इन पर यूनिट टाइम is directly used to increase क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ, या फिर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो कैसे, तो देखिए ध्यान से, dw/dt ये है पावर, और ये किसके बराबर है, ये टाउ इंटू ओमेगा बराबर क्या 1 या सॉरी d/dt क्या कर सकते हैं 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं क्या, अरे बोलो, कर सकते हैं, क्योंकि काइनेटिक जो वर्क होगा वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो पावर क्या कहता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, इसलिए पावर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम भी हो सके, क्योंकि पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी में। पोटेंशियल की यहां पर बात ही नहीं हो रही। पोटेंशियल क्या, कितने टाइप के हम लोग पढ़े हैं, एक तो पढ़े हैं इलास्टिक पोटेंशियल, और एक पढ़े हैं हम लोग एक इलास्टिक पढ़े हैं और एक ग्रेविटेशनल पढ़े हैं। तो यदि मान लीजिए टॉप जो है वो अपने पोजीशन पर ही घूम रहा है, तो उसके पोटेंशियल एनर्जी में यानी कि उसके हाइट में तो कोई चेंजेस ही नहीं आया, और चूंकि वो बॉडी कैसा है, रिजिड, तो हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात ही नहीं करेंगे, इलास्टिसिटी की बात ही नहीं करेंगे, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का भी बात नहीं होगा, और ना ही उसके हाइट में चेंजेस हो रहा है, तो हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। तो टोटल वर्क किस में कन्वर्ट होगा, उसके काइनेटिक एनर्जी में। तो यहां पर इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो हम लिख सकते हैं टाउ इंटू ओमेगा इज इक्वल टू 1/2, आई तो कांस्टेंट रहेगा, तो यहां आ जाएगा 2 ओमेगा डी ओमेगा बाई डी टी। अब यहां से 1/2 और यहां ओमेगा का वैल्यू कैंसिल आउट, तो यहां टाउ बराबर क्या बचा, आई इंटू डी ओमेगा बाई डी टी। और आप सब जानते हैं कि टाउ इज इक्वल टू आई डी ओमेगा बाई डी टी क्या कहलाएगा, अल्फा। तो इसको यदि हम सेगमेंट में ऐसे लिखें वेक्टर वाइज, तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, बोलिए, क्या ऐसा आपने देखा है कहीं, कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन देखा है। जो रोल यहां ds का है ये यहां पर d थीटा का है, जो रोल यहां v का है यहां ओमेगा का है, जो रोल मास का है यहां I का है, और जो रोल यहां पर एक्सेलरेशन का है यहां पर अल्फा का है, जो रोल फोर्स का है यहां पर टाउ का है। तो हम लिखते हैं F इज इक्वल टू एम ए, तो F की जगह रिप्लेस कौन होगा, टाउ होगा, और उसके बाद M की जगह क्या रिप्लेस होगा, I, और A की जगह क्या रिप्लेस होगा, अल्फा। तो ये बन गया, इससे ये कन्वर्ट हो गया, आ गया। इसका मतलब है यदि किसी पार्टिकल के पास एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होगा तो उस पार्टिकल के पास क्या नहीं होगा, टॉर्क नहीं होगा। समझ पा रहे हैं इस बात का, यानी कोई बॉडी एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूमता रहेगा, और यदि उसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन होगा तो इसका मतलब है कि उसके पास एक टॉर्क होगा, और उसके पास जो नेट एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन किसका होगा, नेट टॉर्क का। समझ पा रहे हैं इस बात को। तो जब जब किसी बॉडी पे नेट टॉर्क लगेगा तो तब तब उस बॉडी के पास एक एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, नेट। समझ पाए, जैसे इसका एनालॉजी कैसे समझेंगे, जैसे किसी बॉडी पर लगने वाला फोर्सेस का समेशन यदि जीरो नहीं होगा तो उस बॉडी के पास एक नेट एक्सेलरेशन होगा। उसी तरह यदि किसी बॉडी पर
लगने वाला एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या फिर जीरो नहीं है, इसका मतलब उस बॉडी पे लगने वाला टॉर्क भी जीरो नहीं है। समेशन, समझ गए इस बात को? इसको राइट डाउन कीजिए, कंप्लीट कीजिए, कुछ पॉइंट्स लिखाते हैं। जल्दी 2 मिनट में लिखना है। लिखिए, दिस एक्सप्रेशन इज क्वाइट सिमिलर, दिस एक्सप्रेशन इज क्वाइट सिमिलर टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, Newton's second law of motion's equation, where alpha represents the net angular acceleration, where alpha represents the net angular acceleration of the body, net angular acceleration of the body I, उसके नीचे लिखिए I represents the angular, sorry, I represents the moment of inertia, represents the moment of inertia of the rigid body about, moment of inertia of the rigid body about axis of rotation, about axis of rotation, and tau लिखिए net torque produced on the system or body, net torque produced on the system or body, that आगे पॉइंट में लिखिए the direction of net angular acceleration always be, the direction of net angular acceleration always be in the direction of net torque produced due to external forces, net torque produced due to external forces, ठीक है। अब और ये एक्सटर्नल फोर्सेस, अब आगे जस्ट एक पॉइंट में लिख लीजिए, here net torque implies summation of torque of all forces, summation of torque of all forces, or you can say torque developed, or we can say torque developed or on each particles, ठीक है। कल इस पर क्वेश्चंस कुछ करके आगे बढ़ जाएंगे हम लोग, 1-2 क्लास में खत्म हो जाएगा। हाँ, डेवलप ऑन ईच पार्टिकल, ठीक है। क्वेश्चंस बनाइएगा, बनाए हैं आप लोग ना, डाउट भी होगा ना, चलिए तो कल डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है, अब ज्यादा कुछ है नहीं।